सर अगर आपको सपा से किसी ऐसे दावेदार को टिकट देने का मौका मिले तो आप किसको टिकट देंगे जो गुरु प्रसाद मौर्य के सामने टिकट? पर मुझे एक नाम को चॉइस करना हो तो दिस इज फॉर मी, आई कैन नॉट टेक सिंगल नेम ऑफ देम। क्या गुरु प्रसाद मौर्य का टिकट कटेगा? भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने फंसा दिया। पापुम विधानसभा की जो सीट है क्या समाजवादी पार्टी उसको वापस ला पाएगी? जो समीकरण बन रहे हैं समाजवादी पार्टी वापस ला सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि टिकट। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुश्री। तो एमटी टॉक शो ने फाफामऊ विधानसभा का गहन सर्वे किया है। आज फाफामऊ विधानसभा में क्या होगा, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम होगा और किसके पक्ष में होगा समीकरण, क्या कहती है फाफामऊ की जनता और क्या है ग्राउंड रिपोर्ट विधायक गुरु प्रसाद मौर्य की, कौन होगा सपा से अगला नेता और कौन दे सकता है टक्कर, इन सब विषयों पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एमटी टॉक शो के फाउंडर, एमटी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। सर आपका हमारे चैनल एमटी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुची जी, आज आपने हमको भी जो है हमारी बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि फाफामऊ विधानसभा का जो सर्वे रहा है वो कितना चुनौती भरा रहा है? देखिए, फाफामऊ विधानसभा छोटी विधानसभा नहीं है और आप भी उस सर्वे की टीम की सदस्य रही हैं। उस गर्मी में जब 44-45 सेंटीग्रेड तापमान था, हम लोग कुंडा के करीब जो फाफामऊ का पहला जो है बूथ है वहां से ले करके थरवई तक जो लास्ट बूथ पड़ता है वहां से पूरा दौड़ के एक एक गांव एक एक पंचायत में जा करके जो हम लोगों ने सर्वे किया और मैक्सिमम लोगों से मुलाकात करके सर्वे किया। ये चुनौतीपूर्ण तो रहा है। चुनौतीपूर्ण इस मसले में रहा है कि तमाम लोग जो है बोलने को तैयार नहीं होते हैं और तमाम लोग एक तरफा बोलने लगते हैं। कहीं ऐसे लोग नहीं मिले कि जो हर लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हो और उसमें ये एनालाइज करना कि किस समाज के लोग हैं, ये किसको वोट करेंगे, किसका वोट ज्यादा हो रहा है, किसका वोट कम हो रहा है, किसका समीकरण ज्यादा बढ़िया बन रहा है, ये सब एनालाइज करना तो एक चुनौती तो रहा ही है। सर मैं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि वर्तमान में जो फाफामऊ के विधायक है गुरु प्रसाद मौर्य जी, उनका समीकरण इस बार कैसा आपको दिख रहा है और उनका कार्यकाल कैसा है? देखिए, गुरु प्रसाद मौर्य के पहले विक्रमाजीत मौर्य भी जो है फाफामऊ के विधायक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती और 2022 में गुरु प्रसाद मौर्य जी जीते। देखिए, गुरु प्रसाद मौर्य एक बहुत ही सीधे साधे विधायक के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब भी गुरु प्रसाद मौर्य जो है वो फाफामऊ से विधायक थे। तब वो फाफामऊ नाम नहीं था, तब उसका नाम नवाबगंज था, वहां से विधायक थे। वो विधायक रहते हुए तब भी काम किए थे और अभी वर्तमान में विधायक रहते हुए गुरु प्रसाद मौर्य ने कम काम नहीं किया है। समाज में उनके प्रति कोई निगेटिविटी नहीं है कि गुरु प्रसाद मौर्य ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे समाज में कहीं किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो। वो एक सीधे साधे सरल विधायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सवाल है समीकरण का, गुरु प्रसाद मौर्य के साथ वही समीकरण आज भी है जो समीकरण उनके साथ 2022 में था। अभी सपा ने टिकट नहीं क्लियर किया है। जिस दिन समाजवादी पार्टी टिकट क्लियर कर देगी, जिस दिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आ जाएगा, उस दिन समीकरण क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा इस पर बात होगी। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि तो गुरु प्रसाद मौर्य जी जो है वो देखिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कोई भी उनके पास काम लेके पहुंचता है तो उसको तुरंत जो पूरा करने की कोशिश करते हैं। सुबह अपने घर पे मिलते हैं आवास पर, फिर शांतिपुरम में एक कार्यालय बनाया है वहां मिलते हैं। तो फाफामऊ की जनता में गुरु प्रसाद मौर्य के प्रति कोई निगेटिविटी नहीं है। बात जो समीकरण की है, जब समाजवादी पार्टी टिकट दे देगी तब यह समझ में आएगा कि गुरु प्रसाद मौर्य का क्या समीकरण है। क्योंकि आजकल देखिए भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है। अंसार अहमद को जो पिछली बार टिकट दिया था और उसके पहले 2017 में भी अंसार अहमद जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में खूब ध्रुवीकरण हुआ। गुरु प्रसाद मौर्य और अंसार अहमद विक्रमाजीत मौर्य के खिलाफ जबरदस्त समीकरण बना। आगे चुनाव में क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, गुरु प्रसाद मौर्य के लिए कहीं से कुछ ऐसी बातें समाज में नहीं है
कि समाज के अगर ये तो दिखाई नहीं देते हैं, जिन्होंने ये काम नहीं किया है, वो काम नहीं किया है। काम गुरु प्रसाद मौर्य ने किया है, और कोई भी विधायक हो वो काम करता है। लेकिन जब क्षेत्र में जाइए तो लोग कहते हैं अरे विधायक जी आते नहीं है, विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हर आदमी चाहता है कि कोई विधायक बने और उसके घर पर रोज ड्यूटी करे। ऐसा संभव है? नहीं है। विधायक के भी अपने काम होते हैं, लेकिन वो जब निकलता है, किसी न्योता कार्य में जाता है, किसी और काम के लिए जाता है, तो क्षेत्र में जाता है कि नहीं जाता है? जाता ही है। तो यही है। लेकिन गुरु प्रसाद मौर्य के बारे में ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा व्यवहार है, बहुत सरल नेता है, और सबसे मिलने जुलने में उनको कहीं कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना होता। 2 घंटे 4 घंटे किसी को इंतजार नहीं करना है। उसका समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कई सारे दावेदार है, जिसमें मनोज पांडे का नाम सामने आ रहा है, दूधनाथ सिंह पटेल का, और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का भी नाम आगे आ रहा है। तो आप ये बताइए कि एक एक करके मैं जानना चाहूंगी किसके साथ ऐसा समीकरण है जो बीजेपी की सीट है वो छीन सकता है। सबसे पहले तो दूधनाथ सिंह पटेल के बारे में बताइए। अच्छा, हाँ, आपने कई दावेदारों का नाम लिया। मनोज पांडे का नाम लिया, दूधनाथ सिंह पटेल का नाम लिया, अंसार अहमद का नाम लिया। तो दूधनाथ पटेल के बारे में बात करनी है ना। देखिए, दूधनाथ सिंह पटेल सही माने में 24 घंटे के नेता है। वो जनता के नेता है, आम आदमी के नेता हैं। वो सुबह से राजनीति शुरू कर देते हैं और शाम देर रात तक राजनीति ही करते हैं, और कोई व्यवसाय नहीं है उनका। समाज में बने रहते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। दूधनाथ पटेल 4 बार जो है वो जिला पंचायत के सदस्य रहे। और आपको मैं बता दूं, पिछली बार भी दूधनाथ पटेल के टिकट की दावेदारी थी फाफामऊ से। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीट हारी है फाफामऊ, तो टिकट का बंटवारा सही नहीं था। उस समय अगर 2022 में ही इसमें दूधनाथ पटेल को टिकट दे दिया होता तो शायद जो है फाफामऊ की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत गई होती। इस बार अगर मैं 2027 की बात करूं तो पूरी तरीके से अगर आप चले जाइए फाफामऊ में, किसी से बात कर लीजिए, रेंडमली बात कर लीजिए कि सपा को किसे टिकट देना चाहिए, तो वो दूधनाथ पटेल का नाम जरूर लेता है। सपा के जितने दावेदार हैं उसमें पहले नंबर पर वो जो दूधनाथ पटेल का ही नाम लेता है, क्योंकि दूधनाथ पटेल ने बनाया है। दूधनाथ पटेल हर जगह आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। उन्होंने मेहनत किया है, संगठन में मेहनत किया है। अभी आपको हम बता दें कि पिछली बार स्नातक एमएलसी का चुनाव था, मान सिंह के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया था। अभी जो है फिर चुनाव था, अभी चुनाव है, अभी उन्होंने कितने वोटरों को जो है मतलब फार्म भरवाए हैं। दूधनाथ पटेल एक सीधे साधे सरल और खाती समाजवादी और मेहनती नेता माने जाते हैं। दूधनाथ पटेल के बारे में देखिए, इतना कहते हैं लोग कि सरल है, एक फोन कर दो तो पहुंच जाते हैं। पूरे फाफामऊ क्षेत्र में इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, सबको बाई नेम जानते हैं, एरिया को जानते हैं, किसी पहचान को मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम पब्लिक, आम जनता जो है वो दूधनाथ पटेल का नाम लेती है। समाजवादी पार्टी से अगर फाफामऊ में देखिए, अभी आपने पूछा था कि क्या कहते हैं कि गुरु प्रसाद मौर्य जी का क्या समीकरण है। पिछली बार अंसार अहमद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हुआ। ध्रुवीकरण होने से पूरा पटेल समाज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर गया। उसकी वजह से गुरु प्रसाद मौर्य जो है वो 14,324 वोट से चुनाव जीत गए। उनको 91,186 वोट मिला था 2022 में गुरु प्रसाद मौर्य को। लेकिन सपोज करिए कि दूधनाथ पटेल को अगर टिकट मिल जाता है 2027 में, तो पटेल समाज तो उनके साथ चला आएगा ना, दूधनाथ के जो आज तैयार बैठा हुआ है। तो किसका वोट घटेगा? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का घटेगा। तो यही समीकरण तब चेंज होगा या तब बदलेगा जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सामने होगा। अगर वो दूधनाथ पटेल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में गुरु प्रसाद मौर्य के लिए बहुत कठिन होगा। कितना कठिन होगा कि उसके लिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है पटेल हालांकि अपना जल्दीयत से गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अभी लोकसभा 2024 में आप देखिए, प्रतापगढ़ से पटेल सांसद, बांदा से पटेल सांसद, फतेहपुर से पटेल सांसद, प्रतापगढ़ से अम्बेडकर नगर से पटेल सांसद, बस्ती से पटेल सांसद। कहने में लगातार समाजवादी पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग 2024 में किया, वही सोशल इंजीनियरिंग जो है वो 2027 में भी करेगी। तो इसमें क्या है कि पटेल समाज का अगर नेता खड़ा होता है
तो पटेल समाज वोट कर जाता है। तो अगर दूधनाथ पटेल को टिकट मिलेगा तो जो भी पटेल समाज का वहाँ वोटर है वो जो है क्या कहते हैं वोट कर जाएगा। अगर दूधनाथ को नहीं मिलता है तो नहीं करेगा, तो फिर गुरु प्रसाद मौर्य के समीकरण में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बदलेगा, वो बदल सकता है, तो वो दूधनाथ पटेल के अंदर ये क्षमता है कि वो भाजपा की गणित को गड़बड़ा सकते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में और भी दावेदार हैं। दूधनाथ पटेल की मजबूती है कि संगठन में उनकी पकड़ है, बूथ स्तर पर लोगों को पहचानते हैं, 4 बार जो है वो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, सीधे साधे सरल नेता है, कहीं भी पहुंचना होता है तो तुरंत दूधनाथ पहुंच जाते हैं। कोई अनाप शनाप उनका बिजनेस नहीं है, कहीं उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार किसी का, मतलब दूधनाथ पटेल एक सोवर नेचर है, ओवरऑल एक अच्छे कैंडिडेट है और नेता वाली क्वालिटी है। अगर हम बात करें मनोज पांडे की, तो वो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो फाफा विधानसभा में उनका समीकरण कैसा आपको दिख रहा है? देखिए मनोज पांडे एक स्वयं मेहनत करने वाले नेता हैं। विरासत में उनको राजनीति नहीं मिली थी। मनोज पांडे 2012 में सबसे पहले जो है यहाँ से चुनाव लड़े और हम आपको बता दें 21,761 वोट, यानी कि 12.29% वोट जो है मनोज पांडे को मिला। इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार लड़े थे, उनके सामने 2012 में भारतीय जनता पार्टी से प्रभाशंकर पांडे चौथे नंबर पर चले गए थे, उनको 17,113 वोट मिला था। उस समय एक नदीम अहमद भी लड़े थे अपना दल से, उनको भी जो है 13,919 वोट मिल गया था। कुछ चुनाव में अंसार चुनाव जीते थे, अंसार अहमद 2012 में, हम आपको बता दें मात्र 29% वोट पाकर, यानी कि 51,000 वोट पाकर अंसार अहमद चुनाव जीत गए थे 2012 में। और वही अंसार अहमद 2017 में 57,000 वोट पाकर चुनाव हार गए। उसके बाद 2022 में वही अंसार अहमद 76,000 वोट पाकर चुनाव हार गए। तो मनोज पांडे के बारे में आप बात कर रहे थे। मनोज पांडे एक मेहनती नेता है, वो भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। वो जो 2012 में आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और उनको जो है 21,761 वोट मिला। और वही मनोज पांडे जो 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े। आज जो गुरु प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 2017 में वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले चुके थे। उनका टिकट काट के मनोज पांडे को टिकट मिला था और 2017 में मनोज पांडे को 25.65% यानी कि 51,985 वोट मिले। 51,985 वोट मिले तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। फिर 2022 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी केवल 12% वोट पाई और वही वोट जो है वो गुरु प्रसाद मौर्य के वोट में बढ़ गया और कुछ वोट जो है वो समाजवादी पार्टी, यानी कि 2 ध्रुवीय हो गया। बसपा एकदम कमजोर हो गई। गुरु प्रसाद मौर्य यानी भारतीय जनता पार्टी 91,000 वोट पाई और अंसार अहमद जो वो 76-77,000 वोट पाए। तो मनोज पांडे का जो समीकरण है उनका जो है ब्राह्मण लाभी में बहुत अच्छी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उन्होंने अपनी वाइफ को श्रीमती कल्पना पांडे को 3 स्थानों से बीडीसी का निर्विरोध मेंबर चुनवाया, निर्विरोध बनाया और ब्लॉक सिंगेवर को नया बना था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नया ब्लॉक बनाया था, सोचा था हमारा ब्लॉक प्रमुख होगा। मनोज पांडे ने अपनी वाइफ को जो है ब्लॉक प्रमुख लड़ा दिया। उसके बाद मनोज पांडे राजनीति के माहिर आदमी, वो मैनेजमेंट करना जानते हैं। उनको जितने बीडीसी सदस्यों की जरूरत थी उतने बीडीसी सदस्यों को लेके राजस्थान चले गए। उस समय वहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सोचा कि कम से कम भाजपा शासित राज्य नहीं है कि कहीं से कोई दबाव पड़ेगा। जब चुनाव करीब आए, जिस दिन मतदान होना था तब सबको ले करके आए और वो एक मैनेजमेंट जानते हैं। मनोज पांडे क्या है कि हर समाज में, केवल ब्राह्मण समाज में नहीं, हर समाज के युवाओं में अच्छी पकड़ है। युवा नेता हैं और मेहनत करते हैं। 2 चुनाव लड़ने का उनको अनुभव है। जैसे दूधनाथ पटेल जी को 4 बार वो जो है जिला पंचायत सदस्य रहे और जो है सीधे साधे नेता है, वैसे मनोज पांडे भी एक युवा नेता है, युवा चार्म है, युवाओं में बड़ी अच्छी उनकी पकड़ है, ब्राह्मण समाज में भी उनकी पकड़ है। और क्या कहते हैं कि फाफा मुंह में किसी पहचान के मोहताज नहीं।
लोगों से अगर बैठ के बात करिए तो लोग कहते हैं कि मनोज पांडे को एक बार विधायक हो जाए, मनोज पांडे को एक बार विधायक हो जाने चाहिए। अब ये तो समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि वो किसको, पिछली बार भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका न मिलता, मनोज पांडे या दूधनाथ पटेल जी को टिकट मिला होता। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से दूधनाथ पटेल जी मजबूत है, उसी तरीके से दूसरे प्रत्याशी के रूप में, या पहले दूसरे का कोई मकसद नहीं है, नहीं तो यहाँ तो पहला दूसरा बोल दो तो ये भी दिक्कत है। मनोज पांडे भी समाजवादी पार्टी के पास जो है एक फाफा मोड़ से बहुत अच्छे विकल्प हैं, मजबूत हैं। अब थोड़ा सा ब्राह्मण समाज की एक दुविधा होती है कि पहले ब्राह्मण समाज क्या करता था कि वो एक नरेशन बना लेता था राष्ट्र के नाम पर, और इस तरीके से योगी मोदी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर वो जो भारतीय जनता पार्टी को देता तो सामने प्रत्याशी चाहिए। मनोज पांडे की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि समाजवादी पार्टी से अगर टिकट समाजवादी पार्टी देती है तो ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में लाकर वोट दिलवाना, क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी यही तो वो करेगी, सोशल इंजीनियरिंग करेगी, ऐसे ही प्रत्याशी को टिकट देगी जो अपने समाज का वोट हमारे पार्टी को दिला सके। गुरु प्रसाद मौर्य 14,000 वोट से जीते थे, तो 14,324 वोट से ज्यादा जो ला सके और लोगों को जोड़ सके, ये कैपेबिलिटी मनोज पांडे में है। मनोज पांडे और लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया दूधनाथ पटेल भी के पास भी कैपेबिलिटी है, मनोज पांडे के पास भी कैपेबिलिटी है। तो समाजवादी पार्टी के पास दोनों प्रत्याशी, दोनों दावेदार, चाहे वो दूधनाथ सिंह पटेल हो चाहे वो मनोज पांडे हो, दोनों में ये कैपेबिलिटी है कि वो समाजवादी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और गुरु प्रसाद मौर्य का समीकरण बिगाड़ भी। लेकिन गुरु प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा चिंता होगी वो कि दूधनाथ पटेल नाम है। सर, दूधनाथ पटेल के बारे में बात हो गई है, मनोज पांडे के बारे में बात होगी, तो अब जानना चाहेंगे हम कि पूर्व मंत्री अंसार अहमद के बारे में, उनके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, अंसार साहब बहुत सीधे, बहुत सरल, यानी कि समझ लीजिए कि विधायक वो ऐसे हैं कि क्या गंवई भाषा में बातचीत करते हैं, लेकिन वो तब की राजनीति नहीं रहेगी। पहले की राजनीति में क्या होता था कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत लग जाती और कई ऐसे कैंडिडेट लग जाते जो 10-10, 20-20 हजार वोट पा जाते थे। इस तरीके से वोटों का बंटवारा हो जाता था। जब वोटों का बंटवारा हो जाता था तो अंसार साहब चुनाव जीत जाते थे। अंसार साहब मेरी जानकारी में 3 बार विधायक रहे, 2 बार वो मंत्री भी रहे, लेकिन इधर 2 चुनाव से लगातार वो चुनाव हारे। अभी देखिए, मंत्री रहने के बावजूद अभी उनका कोल्ड स्टोर में डैमेज हुआ, थोड़ा सा क्या व्यवहार हुआ, उसकी कितनी आलोचना हुई। पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। बहुत सरल, बहुत सीधे नेता हैं, उनको हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं लेना देना, वो हर व्यक्ति में सरलता से घुल मिल जाते हैं। सबसे उनको आप देख लीजिए, उनसे आप मिल लीजिए तो आपको नहीं लगेगा करे कोई भेदभाव करने वाले नेता हैं। फाफामऊ में बहुत पॉपुलर नेता हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, केवल उनका दोष यही है कि उनका नाम है अंसार, है ना। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण जो करती है, उसी ध्रुवीकरण में जनता आगे जाती है और उसी ध्रुवीकरण का नतीजा है। अब आपको हम बताएं कि बताया था मैंने, अंसार साहब जो है वो 2012 में मात्र 29% वोट पाए थे, यानी कि 51,000 वोट पाकर वो चुनाव जीत गए थे। 2017 में अंसार जी को 57,000 वोट मिला, यानी कि 28% वोट मिला, तो चुनाव हार गए। और 2022 में उनको 76,000 वोट मिला, तब भी वो चुनाव हार गए। कहने का मतलब ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होता चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का लास्ट है। अब इसके आगे कहाँ जाओगे भाई? अगर आपको कहीं 100 नंबर पाना है, 100 नंबर उसकी डेडलाइन है, तो आपको 100 नंबर बचाना सबसे बड़ी जरूरत है। आप 101 तो पाओगे नहीं, क्योंकि उसके बाद नंबर नहीं है। लेकिन अगर 99 नंबर होता है तो आपकी कमी होगी ना। वो 99 नंबर करने के लिए 1 नंबर खींचने वाला तो कोई ना कोई होगा, है ना। तो लेकिन जहां तक सवाल है अंसार सर का, मैं अंसार अहमद के बारे में बता दूं, वो अच्छे मतलब नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन आज की तारीख में मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरीके सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, उसमें अंसार सर को त्याग करना चाहिए। अब की बात, उनका कद ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो उनको कहीं न कहीं वो एडजस्ट भले कर दे, लेकिन इस बार त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो मेरी राय यही है
आगे वो अंसार सर को भी टिकट दे सकती है, क्योंकि समीकरण ऐसा है। आज की तारीख में अगर फाफामऊ की बात की जाए तो वहां पर जो है वो दूधनाथ पटेल और ऐसे प्रत्याशी दावेदार तो और भी हैं, जिसमें आदिल हमजा भी दावेदारी कर रहे हैं। वो तो युवाओं में उनकी भी बड़ी अच्छी पकड़ है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। कहीं से किसी दीन धर्म और जात पात से कोई मतलब नहीं है, वो तो सबके सुख दुख में शामिल रहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा अपरिपक्व से मेरा मतलब कि राजनीति में उनको चुनाव लड़ने का अनुभव भी नहीं है। फिर जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक अनुभव कैसे मिलेगा। शांति स्वरूप है, वो पूर्व एक विधायक जी उनके लड़के हैं, वो भी दावेदार है। दावेदार तो कई लोग हैं, लेकिन जो अभी तक पॉपुलर दावेदार हैं वो 3 हैं। समाजवादी पार्टी से दूधनाथ पटेल हैं, जो गैर पिछड़े के नुमाइंदगी में, गैर यादव पिछड़े के नुमाइंदगी कभी करते हैं और जो अच्छी खासी उनकी पॉपुलरिटी है। मनोज पांडे हैं, जो सामान्य वर्ग के साथ साथ हर वर्ग में पॉपुलर हैं। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि आदिल हमजा है, शांति स्वरूप हैं। तो सर जैसे कि अभी आपने दूधनाथ पटेल का नाम लिया, मनोज पांडे का नाम लिया, तो ऐसे फाफामऊ विधानसभा से आर.के. वर्मा का भी नाम सामने आया है, तो इससे आपकी क्या राय है? हाँ, ये सही कह रही हैं आप। देखिए, आर.के. वर्मा रानीगंज से, प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा है, वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उसके पहले वो विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, अपना दल से विधायक थे। और देखिए, आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता है। वो लोक लेखा समिति के सदस्य भी हैं और सचेतक भी हैं विधानसभा में। अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। उनको तो बस जहां से अखिलेश यादव जी कहेंगे वहां से उनको चुनाव लड़ना है। फाफामऊ से उनके नाम की चर्चा है, फाफामऊ से जरूर उनके नाम की चर्चा है कि वो जो है फाफामऊ, क्योंकि रानीगंज विधानसभा में पिछली बार उनको कम वोट से जीत मिली थी। मुझे जहाँ तक याद है 1700 या 1800 वोट से जीत मिली थी। तो थोड़ा सा जिस विधायक को इतना कम वोटों से जीत मिलती है तो वो सोचता है कि अपना विधानसभा बदल दें। मेरी एक दिन बात हुई थी आर.के. वर्मा से, उन्होंने कहा देखिए अब ये तो छोटी बात रह गई, चुनाव तो लड़ना ही है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से कहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए कोई एक क्षेत्र नहीं है। वो कहेंगे तो वो रानीगंज से चुनाव लड़ेंगे, वो कहेंगे तो वो फाफामऊ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, दूधनाथ पटेल, मनोज पांडे, आदिल हमजा या शांति स्वरूप, इन सबके बीच में आर.के. वर्मा का फाफामऊ से नाम जरूर लिया जा रहा है। और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि वो मजबूती से फाफामऊ से तैयारी भी कर रहे हैं, खुल के नहीं तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान किसका हो? जो बंदा 10 साल से मेहनत कर रहा है, चाहे वो दूधनाथ पटेल हो, चाहे वो मनोज पांडे हो, 10 साल से समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता में, एक बूथ के सदस्यों में अपनी टीम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगले चुनाव के लिए एकदम पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आप जो टिकट दूसरे को दे, उनको क्या लगेगा? अब ये दूसरी बात है, आप कहेंगे कि हम आपको एडजस्ट कर देंगे, हम आपको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा राज्य है, 403 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा पे 10-15 लोग दावेदार हैं। आप सबको कहोगे कि हम एडजस्ट कर देंगे, किसको करोगे? लेकिन जिसने सोच के रखा कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सदन में जाऊंगा, अपने क्षेत्र की बात उठाऊंगा, पता लगा कि कोई अचानक बड़ा नेता आ गया और चुनाव लड़ने लगा, आप बेकार हो गए। तो बहरहाल आर.के. वर्मा की भी मजबूत दावेदारी है। मैं क्या कहते हैं कि मैं उनसे परिचित भी हूँ, मेरी बातचीत भी होती है, मुझे कहीं से कोई वो नहीं है। लेकिन जहां तक सरलता से और स्थानीय और बहुत गंभीरता से दावेदारी है, वो दूधनाथ पटेल और मनोज पांडे की, आदिल हमजा और शांति स्वरूप की बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात में दम है, कहीं न कहीं आर.के. वर्मा की भी जो है नाम वहां लिया जाता है। कुछ भी हो, समीकरण समाजवादी पार्टी का तभी फिट है जब जो है कोई पिछले समाज का नेता या कोई ऐसा नेता जो सब समाज में मान्य हो, जो गुरु प्रसाद मौर्य को टक्कर दे सके। तो यही सब नेता हैं जो दावेदार हैं, टक्कर दे सकते हैं। जिसमें मेरे अगर बात की जाए, मैं अगर मानूं तो दूधनाथ पटेल और मनोज पांडे। सर बसपा की बात कर ले तो आप बताइए बसपा का क्या समीकरण है फाफामऊ विधानसभा में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत मजबूत थी। गुरु प्रसाद मौर्य जो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तभी बहुजन समाज पार्टी से ही जो है वो विधायक हुआ करते थे। उसके बाद वो दूसरा स्थान भी उनको मिला था 2012 में। फिर उसके बाद 2017 में जो है बहुजन समाज पार्टी को तीसरा स्थान मिला। तो बहुजन समाज पार्टी देखिए दिनों दिन कमजोर होती गई है
और बहुजन समाज पार्टी का जो समीकरण है ना, ये अब की बार भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान पहुंचाएगा। कैसे नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला और कोई गठबंधन नहीं हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी जानता है कि हमको चुनाव नहीं जीतना है, तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। अगर उसको जिताऊं, अपना कोई प्रत्याशी करना होगा, तो वो सपा गठबंधन को वोट कर जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा भाजपा को ये भी चिंता करने की जरूरत होगी कि बसपा अगर और कमजोर हुई तो उसका लाभ सीधा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, उसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा। बहन जी लगी हुई है, हो सकता है किसी से गठबंधन कर लें या कुछ भी करें, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा रोल जो है वो फफों विधानसभा में दिख नहीं रहा। तो सर एक सवाल ये है कि क्या गुरु प्रसाद मौर्य का टिकट कटेगा? देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने फंसा दिया है। गुरु प्रसाद मौर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है। गुरु प्रसाद मौर्य का टिकट काटने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर फाफा की सीट जो है वो खो देगी। अच्छा आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य के लड़ने की चर्चा हो रही है शहर उत्तरी से, हर्षवर्धन वाजपेयी का टिकट कटेगा, तो आप वहां से किसको देंगे? फाफा मऊ से किसको देंगे? किसी ब्राह्मण को देंगे तो अभी तो पता लगा मौर्य भी नाराज हो जाएगा, पटेल भी नाराज हो जाएगा और सपा जो है बैठे बैठे चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में ब्राह्मण समाज जैसे राजनीति में एकदम अछूत टाइप हो गया है। अगर उसको टिकट मिल गया तो सारे जो है जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, पिछड़ा समाज जो नाराज हो जाएगा। तो गुरु प्रसाद तो पिछड़े समाज से आते हैं, उनका टिकट काटने का मतलब क्या है? पटेल भी नाराज, अब सपा में मान लिया पटेल दे दिया या किसी ब्राह्मण को ही दे दिया, तो उधर पटेल नाराज, उधर मौर्य नाराज, और उधर पता लगा कि मुस्लिम यादव का मिल गई 4 बड़ी और अन्य बिरादरी का होकर के, तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो गुरु प्रसाद मौर्य का टिकट चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं काट सकती। मेरा कहने का तात्पर्य, अगर गुरु प्रसाद का टिकट कटेगा भी तो किसी पिछड़े समाज को ही मिलेगा। लेकिन आप क्या करोगे? किसी पटेल को दे दोगे तो समाजवादी पार्टी किसी मौर्य या किसी ब्राह्मण को दे देगी, मनोज पांडे को दे देगी, तो ब्राह्मण समाज उधर चला जाएगा, उनके साथ क्यों नहीं जाएगा? बधुआ है का? तो भाजपा गुरु प्रसाद मौर्य का टिकट नहीं काट सकती, कहीं से समीकरण में फिट नहीं बैठेगा, कोई नेतृत्व तो नहीं है। बताइए किसी विधानसभा में या फफमऊ विधानसभा में भाजपा कोई बहुत बड़ा नेता बता दीजिए। भाजपा ने लीडरशिप खुद नहीं विकसित की है। तो मेरे जहां तक वो है कि गुरु प्रसाद मौर्य जी का टिकट कटेगा नहीं, कोई लड़ेगा। तो सर अगर आपको सपा से किसी ऐसे दावेदार को टिकट देने का मौका मिले तो आप किसको टिकट देंगे जो गुरु प्रसाद मौर्य के सामने टिकट? ये तो आपने मुझे फंसा दिया भाई। अब हमें तो टिकट देना नहीं है, टिकट तो जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देना है। और मेरे तो सभी से अच्छे संबंध है, चाहे वो दुधनाथ पटेल हो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे जो आदिल हमजा हो, चाहे अमिताभ सर हो, चाहे जो है क्या कहते हैं शक्ति स्वरूप हो, या डॉक्टर आर.के. वर्मा हो, जिन लोगों के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन 2 नामों में अगर जिसे बात करें, दुधनाथ पटेल और मनोज पांडे, तो इन दोनों में किसी को भी समाजवादी पार्टी दे दो। अगर मुझे एक नाम को चॉइस करना हो तो दिस इज टफ फॉर मी, आई कैन नॉट टेक सिंगल नेम ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से इसी दोनों में से किसी को डिसाइड करना चाहिए। हालांकि आर.के. वर्मा के पास थोड़ा सा संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो पकड़ और जो मांग जनता में दुधनाथ पटेल या मनोज पांडे की है, वो आज की तारीख में आर.के. वर्मा की फाफा में तो नहीं है। आगे भले कहीं हो, या टिकट मिलने के बाद क्या समीकरण बनता है, मैं ये तो नहीं चॉइस कर सकता। आई कैन नॉट टेक अ सिंगल नेम ऑफ देम, बट आई थिंक दैट बोथ आर गुड लीडर एंड बोथ हैव कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट गुरु प्रसाद मौर्य। तो सर मेरा आखिरी सवाल यही है कि फाफा विधानसभा की जो सीट है, क्या समाजवादी पार्टी उसको वापस ला पाएगी? ला सकती है। जो समीकरण बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी वापस ला सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि टिकट किसको देती है और भारतीय जनता पार्टी कोई छेड़खानी ना करे। अगर उसमें कुछ भी ऐसी छेड़खानी की तो वैसे ही दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट सही दे दिया, सही समीकरण के अनुसार सही नेता को दे दिया, तो मेरा सिक्स सेंस कहता है, जो मैं वहां जाता हूँ समीकरण को देखता हूँ, वो ये है कि समाजवादी पार्टी जो है वो
फाफाओं में वापसी कर जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगामी दिनों में हम लोग फूलपुर विधानसभा का सर्वे किए हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारा इंटरव्यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी हमारे साथ एमटी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी थे। उनसे हमने 2027 विधानसभा के बारे में बातचीत की, जो कि फाफामऊ विधानसभा पे हम लोगों ने चर्चा की। तो जैसे कि उन्होंने बताया, अगर सपा से बात करें तो दूधनाथ सिंह पटेल और मनोज पांडे की दावेदारी काफी मजबूत है। अगर सपा इन दोनों में से टिकट किसी एक को देती है तो वो बीजेपी के लिए संकट ला सकती है। तो चलिए, ये देखने वाली बात होगी सपा किसको टिकट देगी और कौन गुरु प्रसाद मौर्य का टिकट काटेगा और फाफामऊ की सीट पे किसकी जीत होगी। तो चलिए, ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक शो को फॉलो करते रहिए। मैं सुजश्री के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।